चलो बेटा, लास्ट क्या पढ़ाया था मैं? वैलेंसी फैक्टर पढ़ा दिया था सबका। डिसप्रोपोर्शनेशन वाला एक बार और देख लो, आओ। Cl2 से एक ही कराया था एग्जाम्पल, और भी कराया था? है एक एग्जाम्पल, एक होमवर्क। क्या होमवर्क दिया था? ClO माइनस, ये दिया था ना। आप सबसे पहले इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ठीक है? तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा इसमें बेटा? 0, इसमें -1, और ये वाले में क्या है आपका? +1 आ गया, ठीक। अब ये डिसप्रपोर्शनेशन है, तो अपन लोग क्या करेंगे, एक Cl2 यहां और ऐड कर लेंगे, ठीक। एक Cl2 यहां आप और ऐड कर लो, ये भी 0 हो गया। 0 से -1 और 0 से +1, ठीक। अब यहाँ 2 Cl है, यहाँ क्या लगेगा? 2। यहाँ 2 Cl है, यहाँ भी क्या लगेगा? 2 लग गया, ठीक। अब ये 0 से क्या हो रहा है? -1, डिक्रीज बाय 1 पर एटम इंटू 2 बराबर क्या हो गया? 2, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया? 0 से +1 इंक्रीज बाय 1 पर एटम इंटू 2 बराबर, ये भी क्या हो गया? 2। एक 2 से डिक्रीज हो रहा है, एक 2 से इंक्रीज हो रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितने ट्रांसफर हुए भैया? 2, ठीक है। समझ में आ गया? इसको जोड़ के लिख लो, क्या बन जाएगा ये? 2Cl2 से क्या बन गया? 2Cl माइनस और 2ClO माइनस। पूरे रिएक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? 2। तो 2Cl2 पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। अपने को कितने मोल के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालना है? 1 मोल। तो 1 Cl2 में कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया आपका? 1। इक्विवेलेंट मास क्या हो गया? m/1, ठीक है। इसके 2 मोल पे 2 Cl माइनस पे 2 Cl माइनस पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 Cl माइनस पे कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1। इक्विवेलेंट मास m/1, ठीक। इसके 2 मोल पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। सब पूरे रिएक्शन पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। और इसके 1 मोल पे कितना आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी फैक्टर फिर से कितना आ गया? 1। इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? m/1। समझ में आया पक्का? ठीक। चलो एक और करो क्वेश्चन। P4 से PH3 और H3PO2, चलो इसको करो, आ जाएगा समझ में। प्रश्न क्या नाम था? प्रशंसा ना? यहां ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया, -3 आ गया और +1 आ गया। एक P4 यहां मैं और जोड़ूंगा, यहां से यहां एरो डालूंगा और यहां से यहां एरो डालूंगा। 4 फास्फोरस है, यहां 4 लगा दूंगा, 4 फास्फोरस है, यहां 4 लगा दूंगा। समझ में आया पक्का? ठीक। नाउ क्या हुआ? ये 0 से -3 डिक्रीज बाय 3 पर एटम इंटू 4 बराबर कितने का डिक्रीज हुआ? 12। 0 से +1 इंक्रीज बाय 1 पर एटम इंटू 4 बराबर कितना आ गया? 4। कैसे करूं मैं बताओ? ऊपर वाले रिएक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं भैया? 3 से। बैलेंस करना है इसको, तो ये 12 हो गया। ये 12 लूज कर रहा है, ये 12 गेन कर रहा है। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितने हो गए भैया अपने? 12। अच्छा इसको P4 रहने दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? P4 + 3P4 कितना? P4 4P4 से इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया,
4PH3 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 12H3PO2। समझ में आया पक्का? ठीक, अब आया ऐसे यहां तक के। अब वैलेंसी फैक्टर निकालना है, आ जाओ। तो 4 मोल P4 पे 12 मोल इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी फैक्टर हमेशा कितने मोल के लिए निकालते हैं? 1। तो 1 P4 पे 12/4 यानी 3 इलेक्ट्रॉन। तो P4 का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 3। इक्विवेलेंट मास m/3। आ गया समझ में? इधर आ जाओ, 4 पे कितना? 12, 1 पे कितना? 3, वैलेंसी फैक्टर 3, इक्विवेलेंट मास कितना? m/3। ठीक है, 12 पे 12, 1 पे 1, वैलेंसी फैक्टर कितना? 1, इक्विवेलेंट मास कितना? m/1। आया समझ में? ऐसे आ गया पक्का? बढ़ू आगे, चलो अगला करके दिखाओ मेरे को। P4 से PH3 और H3PO3, चलो जल्दी से आगे बेटा सबका बोलो। यहां पे 0, -3 और +3, 0 से -3, एक P4 और लगाएंगे 0 से +3, डिक्रीज बाय 3 पर एटम इंटू 4 बराबर कितना हो गया? 12, इंक्रीज बाय 3 पर एटम इंटू 4 बराबर कितना हो गया? 12। 4 फास्फोरस है, यहां भी 4 लगा देंगे, 4 फास्फोरस है, यहां भी 4 लगा, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो ये कितना हो गया आपका? 2P4 से 4PH3 और 4H3PO3। नाउ वैलेंसी फैक्टर, टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितने हो गए? 12। तो 2 मोल पे 12, 1 मोल पे 6, वैलेंसी फैक्टर 6, इक्विवेलेंट मास m/6। 4 मोल पे 12, 1 मोल पे 3, वैलेंसी फैक्टर 3, इक्विवेलेंट मास m/3। यहां भी 4 पे 12, तो 1 पे कितना? 3, वैलेंसी फैक्टर 3, इक्विवेलेंट मास m/3। आया ऐसे ही सबका? चलो एक आखिरी सवाल, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। P4 से PH3 और H3PO4, चलो जल्दी से करो। हो गया बेटा? आगे आंसर आ गया? थोड़ा अलग सा आया होगा। ये हो गया 0, ये -3 और ये +5। अच्छा, एक P4 और लगा देंगे 0। हाँ जी, 0 से -3, 0 से +5, इंक्रीज बाय 5 पर एटम इंटू 4 कितना हो गया? 20, डिक्रीज बाय 3 पर एटम इंटू 4 कितना हो गया? 12। हाँ जी, कैसे करोगे बैलेंस इसको? है ऊपर वाले को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो कितना हो गया? 60। नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, तो भी कितना हो गया? 60। ठीक है, तो इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई किया हूँ? 5P4 और 3P4 कितना हो जाएगा? 8P4 से मिलके, अच्छा यहाँ 4 लगाना है ना, लगाया नहीं। हाँ, 4P4 इंटू 5 20PH3 और 4 इंटू 3 12H3PO4। कर लिया यहां तक के साहब? आ गया था पक्का? अब आ जाओ भैया, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने ट्रांसफर हो गए अपने इलेक्ट्रॉन? 60। 8 मोल पे 60, 1 मोल पे 60/8। 4 के टेबल में काट लोगे 2 टाइम्स, 15 टाइम्स, वैलेंसी फैक्टर आ गया 15/2, 7.5 आ गया। और इक्विवेलेंट मास आ जाएगा आपका 2m/15। आया ऐसे ही पक्का? गुड। यहां कितना आ गया? 20 पे 60, 1 पे कितना? 3, वैलेंसी फैक्टर 3, इक्विवेलेंट मास m/3। ये ऐसे भी नजर आ रहा है, -3 आया है, पहले कितना था? 0,
0 से -3, 3 का चेंज आया, इसमें दिक्कत नहीं, दिक्कत उसमें, ठीक है, समझने में। हाँ, यहाँ पे कितना आएगा देखो, अभी +5 है, पहले कितना था 0, कितने का चेंज आया 5, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आना चाहिए 5, तो देखो आएगा अभी 12 में कितना 60, 1 में कितना 60/12 बराबर 5, वैलेंसी फैक्टर 5, इक्विवेलेंट मास क्या m/5। समझ आ गया सबको पक्का? ठीक, तो ये हो गया अपना वैलेंसी फैक्टर निकालना। सीख गए साहब कैसे निकालना है? मान लो मेरे पास एसिड होगा, तो एसिड का वैलेंसी फैक्टर कैसे देखूंगा मैं? कितने H+ दे रहा है। बेस होगा तो कैसे देखूंगा? कितने OH दे रहा है। आयन होगा तो कैसे देखूंगा? Na+ आयन का वैलेंसी फैक्टर 1, क्या चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है। आयनिक कंपाउंड होगा तो टोटल चार्ज ऑन आइदर कैटायन और एनायन, दोनों में से। और अगर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो 1 मोल में कितने मोल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा। समझ आ गया पक्का? ठीक, नाउ अगला हेडिंग डालेंगे भैया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। बस 5-10-15 मिनट का और है, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। 15 मिनट आधा घंटा मान लो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पूरा लिख लो तुम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। पहले तुम ऊपर वाला लिखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, देखो इट इज एनालोगस टू नंबर ऑफ मोल्स, इट इज एनालोगस टू नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, ये भी लिख ही लेते हैं ना यहीं, तो ध्यान रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा? वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास होता है, ठीक। ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होता है वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास की जगह कौन सा मास? इक्विवेलेंट मास। समझ में आ गया भैया पक्का? इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है? अभी पढ़ रहे थे इक्विवेलेंट मास, ई लिख रहे थे आप, क्या होता है बोलो? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसको उठा करके मैं यहां पुट कर दूंगा, ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये तो खैर पीछे रख ही चुके हैं, इसको ऊपर रख दिया मैंने। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर क्या हो जाएगा? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास की जगह मोलर मास अपॉन मल्टीप्लाई हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। अब वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या भैया? वैलेंसी फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा इतना लिखो, पहले इतना लिखो। तू बेटा क्या नाम है तेरा? त्रिशा ना? त्रिशा, तू ये मान ले नंबर ऑफ मोल्स ये होता है करके, है ना। अब पढ़ाऊंगा मैं धीरे से, सबको बैकअप कराऊंगा, है ना। कोई एक दिन हम लोग निकालेंगे हफ्ते का, उस दिन करेंगे बैकअप, है ना, संडे वनडे को या कैसे, तो भी भगवान जाने। इसीलिए गर्मी में ही, अप्रैल मार्च में ही ज्वाइन कर लेना चाहिए क्लास। ये भी नंबर ऑफ मोल के जैसे क्वांटिटी है, इतना ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे 2 मोल की जगह 2 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है जी, क्वांटिटी है सब्सटेंस। हो गया बेटा लिखना। चलो अगला हेडिंग डालेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, इसका सिंबल लिखेंगे कैपिटल N। नॉर्मेलिटी, इसका सिंबल लिखेंगे कैपिटल N। लिखेंगे भैया, इट इज अ यूनिट टू एक्सप्रेस concentration of a solution, it is a unit to express
concentration of a solution and जैसे अपन लोग मोलैरिटी वगैरह पढ़ते थे ना, वैसे ही है नॉर्मेलिटी. इट इज डिफाइंड एज number of gram equivalents of solute. It is defined as number of gram equivalents of solute present per liter. It is defined as number of gram equivalents of solute present per liter of solution. Defined as number of gram equivalent of solute present per liter of solution. तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर मतलब डिवाइड. लीटर किस चीज का यूनिट है? करंट का, तो वॉल्यूम का. तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या भैया? लीटर. समझ में आ गया? पक्का? ठीक. यूनिट क्या हो जाएगा इसका? ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट स्वयं ग्राम इक्विवेलेंट पर क्या? लीटर. ठीक. अच्छा, अब बताओ मेरे को, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है? वॉल्यूम. ठीक है. जिस भी क्वांटिटी में, अब तुम लोग नोट करो, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, तो ये लोग एक दूसरे से कहाँ जाएंगे? दूर जाएंगे. दूर जाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा. तो जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है. तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब नॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगा. टेम्परेचर चेंज करने पर नॉर्मेलिटी चेंज हो रहा है, मतलब नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. समझ आ गया? ठीक. नीचे लिख लेना डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. अच्छा, इसको ऐसा भी लिख लेना, यहां पे जगह होगी तो नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, एन बाय मतलब ग्राम इक्विवेलेंट बाय वी. ठीक. मिलता जुलता हो गया लिखना. अब अगर इमेजिन करो मेरे को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. काय में लेंगे? लीटर. अच्छा, कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं कि वॉल्यूम को मिलीलीटर में ले लेते हैं. काय में ले लेते हैं? मिलीलीटर. तो मिलीलीटर में लेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकलेगा, तब कुछ और निकलेगा. तो जो निकलता है उसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट. क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, MEQ. समझ में आ गया भैया? पक्का? ठीक. तो ये दोनों भी लिख लेंगे, ये अभी अपने को लगेगा एक दो जगह. हो गया? यहां तक के लिख लिए. चलो आगे लिखेंगे भैया. अब आगे आ जाओ. अभी हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया? नॉर्मेलिटी है भाई यार. हाँ, नॉर्मेलिटी बराबर हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अच्छा, अब पीछे देख क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक रिलेशन क्या है? ये है, पीछे देखने का भी जरूरत नहीं. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय क्या? वैलेंसी फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. बोलो भैया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? किसी को पता है क्या? है, ये होता है मोलैरिटी. ये वाला क्या हो जाएगा आपका? मोलैरिटी. ठीक. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो मैं अब यहां नॉर्मेलिटी, यहां पे इसकी जगह क्या लिख दूंगा? मोलैरिटी. ठीक. तो मेरा रिलेशन क्या आ जाएगा? मेरा रिलेशन आ जाएगा कि नॉर्मेलिटी, अच्छा चेंज नहीं हुआ क्या?
नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इसकी जगह मोलैरिटी इनटू क्या, वैलेंसी फैक्टर। एक क्लास 12th तक के काम आएगा बेटा। 12th में भी एक टॉपिक है, अब भी मैं पढ़ा के आया हूं 12th वालों को 2 दिन पहले, उसमें ये रिलेशन लगा था, ठीक है। तो याद रखना, इस 12th बोर्ड में काम आएगा, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंस। बाकी तो कंपटीशन में आएगा ही, बहुत काम का टॉपिक है। नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। हो गया बेटा, बढ़े आगे। लिख लिया जी, हो गया। हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। कैसे तू इतना जल्दी लिख लिया, ये लोग अभी तक लिख ही रहे हैं। पूरा लिखा है? तुम लोग क्या लिख रहे हो तुम हैं? उसका कब से हो गया? एक जैसा स्पीड से लिखो ना बेटा, मेरे को सही रहेगा। अब एक जन का हुआ नहीं रहता, बाकी एक जन का हो जाता है, बाकी मेरे को दिक्कत होता है ना। एक जैसा स्पीड बनाओ, कोशिश करो, सब पूरा पूरा लिखो, छोड़ो नहीं। लिखेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन दे रहा हूं मैं, लॉ तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एक रिएक्शन करा रहा हूं मैं H2SO4 और साथ में ले लिया मैंने NaOH, Na2SO4 और H2O। ये बैलेंस है कि नहीं? देखो बैलेंस है नहीं? क्या गड़बड़ी दिख रही है? यहां 2 सोडियम, यहां क्या लगाऊं मैं? 2 लगा दूं, है ना। SO4 एक है, ये तो हो गया। यहां कितने OH माइनस है? 2। यहां कितने H प्लस है? 2। तो 2H प्लस और 2 OH माइनस, कितने H2O बनेंगे? 2। यहां कितने लिखा है? 1। यहां क्या लगा दूंगा मैं? 2। अच्छा, अब अगर मैं मोल्स देखूं तो इसका कितना मोल रिएक्ट कर रहा है? 1, है ना। नहीं लिखा रहता क्या मतलब है, कितना रहता है? 1। तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करके, इसका 1 मोल और इसके 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। क्या ये दोनों सेम नंबर ऑफ मोल्स में रिएक्ट कर रहे हैं? इसका 1 मोल कर रहा है तो इसका भी 1 मोल कर रहा है? नहीं, ये दोनों के नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है। पक्का? ठीक। अच्छा, मास की बात करें, H2SO4 का मास निकालना है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2। सल्फर का मास 32 और 4 ऑक्सीजन का मास 16 4 जा 64। 2 और 2 4 और 4 8, 6 और 3 9। कितना आ गया इसका मास? 98 ग्राम आ गया। पक्का? अच्छा, NaOH का मास, सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1, 6 और 3 9 और 1 10, कैरी ओवर 1। कितना मास आ गया इसका? 40। ये एक ये किसका मास है? एक NaOH का मास कितना है? 40। मेरे पास कितना NaOH है? 2। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्या ये दोनों का रिएक्ट करने का मास सेम है क्या? 96 ग्राम से 96 ग्राम रिएक्ट कर रहा है क्या? मत लिख, बाद में लिखना, कोई हड़बड़ी नहीं, मैं दे दूंगा समय, मजाक कर रहा हूं। 80 ग्राम से 80 ग्राम रिएक्ट कर रहा है क्या? नहीं। सेम नंबर ऑफ सेम ग्राम सेम मास रिएक्ट कर रहा है क्या? नहीं। अच्छा, इसका मास निकाल लेते हैं। 2 सोडियम है 23 और 23, सल्फर का कितना होगा? 32, 4 ऑक्सीजन का 16 4 जा 64 हो जाएगा। जोड़ो जरा, 3 3 6 और 2 8, 8 और 4 12, कैरी ओवर 1, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14। कितना आ गया इसका? 142 ग्राम। नाउ H2O का, ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन का 2, कितना हो गया? 18। 18 इंटू 2 कितना हो गया? 36। क्या दोनों का सेम मास प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं। चलो अब अगला आ जाते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स।
क्या फॉर्मूला अभी देख के आए पीछे अपन, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या, वैलेंसी फैक्टर। देख क्या है, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, एसिड है कितना H प्लस देगा 2, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, मोल कितना है 1 इंटू 2 कितना आ गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट। आ गया समझ में। अच्छा, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा NaOH का 1, बेस है, कैसे देखते हैं बेस का वैलेंसी फैक्टर, कितने OH दे रहा है, कितने OH दे रहा है ये एक, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1, कितने मोल है उसके 2 इंटू 1 कितने आ गए 2 ग्राम इक्विवेलेंट। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या है सेम। अच्छा, ये Na2SO4 एक सॉल्ट है, इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं Na2SO4 का, कैसा टूटेगा 2Na प्लस और SO4 माइनस 2, टोटल चार्ज ऑन आइदर कैटायन और एनायन, क्या होगा इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। कितने मोल है इसके 1 इंटू 2, इसके भी कितने ग्राम इक्विवेलेंट आ गए 2। अब आप इसको मान लो एक H प्लस दे रहा है, एक OH दे रहा है, कुछ भी मान लो, उसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1, 2 इंटू 1, इसके भी क्या आ गए 2 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या नजर आ रहा है यहां से, जब कोई रिएक्शन होता है तो सभी स्पीशीज के मोल सेम हो जरूरी है क्या, सभी स्पीशीज का मास सेम हो जरूरी है क्या, लेकिन सभी स्पीशीज का ग्राम इक्विवेलेंट क्या आता है भैया सेम। समझ में आ गया। एक रिएक्शन हो रहा है A या 2A प्लस 3B गिव XC प्लस YD, मैं नहीं जानता क्या बन रहा है, बैलेंस भी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A बराबर क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B, बराबर क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C, बराबर क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D। इसका ये मतलब है A के जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे उतने ही B के ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, उतने ही C के प्रोड्यूस होंगे ग्राम इक्विवेलेंट, और उतने ही D के ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे। समझ में आ गया, पक्का हो जाएगा। चलो तो लिखेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, स्टेटमेंट लिखेंगे, इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, equal number of gram equivalents of reactants combined together to produce equal number of gram equivalents of product, to produce equal number of gram equivalent of प्रोडक्ट्स। समझ में आ गया। ये वाला एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसा दिख रहा है यहां से ये नीचे लिखेंगे और ये एग्जाम्पल करके ये लिखेंगे, ठीक है। लिख लिए भाई, हो गया, फिर भी हो गया। चलो हेडिंग डालेंगे, मेथड्स टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास, मेथड्स टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास, methods to determine equivalent mass. Number 1, oxide formation method. Number 1, oxide formation method, oxide formation method, ठीक। अब 2 सोडियम हाफ O2 के साथ, लिखना नहीं है, मैं मिटा दूंगा अभी, मिलके Na2O बनाते हैं। एक मैग्नीशियम हाफ O2 के साथ मिलके MgO बनाता है। 2 एल्यूमिनियम 3/2O2 के साथ मिलके Al2O3 बनाते हैं। इतना तमाशा है इसमें, हर बार बैलेंस करना है ना, कि 2 सोडियम है, 1 मैग्नीशियम है, 2 एल्यूमिनियम है, 3 ऑक्सीजन है। समझ आ रहा है। अभी इक्विवेलेंट कंसेप्ट में सब कंजट नहीं, अपन यहां सिंपली लिखेंगे
कि एक कोई सा मेटल है मेरे पास, मैं मेटल भी नहीं जानता कौन सा, के साथ मैंने ऑक्सीजन का रिएक्शन करा दिया, क्या बनेगा बोलो? मेटल और ऑक्सीजन मिलके मेटल सल्फेट बना लेंगे, मेटल क्लोराइड बना लेंगे, क्या बनाएंगे बोलो? बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, कितने उस काला टीका लगा दूंगा, मेटल ऑक्साइड बना देंगे। अब बाकी तो मैं कुछ नहीं जानता कि यहाँ 2 मेटल होगा, आधा ऑक्सीजन होगा, 1 मेटल होगा, आधा ऑक्सीजन होगा, 2 मेटल होगा, 3/2 ऑक्सीजन होगा, मैं बैलेंसिंग नहीं जानता। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अनुसार ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? पक्का? ठीक। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है? जाओ पीछे ढूंढो। एक तो नंबर ऑफ मोल्स वाला है और उसके पहले वाला एक और फॉर्मूला है, मोल के जैसा है, जो वेट इन ग्राम अपॉन क्या? इक्विवेलेंट मास। मोलर नहीं, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। देखना इधर, इसको लिखने जा रहा हूं मैं, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, है नहीं? इसको क्या लिखूंगा मैं? वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या? ऑक्सीजन लिखूंगा। अब ऑक्सीजन यहां कौन से फॉर्म में है? यहां जगह भी तो नहीं है। ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में है? O2। O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? O2 एलिमेंटल स्टेट है, कितना है? 0, है नहीं? मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन कौन सा होता है? O-2 होता है, O-2। अब ऑक्सीजन से ऑक्साइड कितने का चेंज आया? 2। वैलेंसी फैक्टर हम लोग कितने मोल के लिए निकालते हैं? 1 मोल। इसमें कितना चेंज आया बोलो? वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 पर एटम इंटू 2, जो कि 2 ऑक्सीजन। तो वैलेंसी फैक्टर यहां कितना हो जाएगा बोलो इसका भैया? 4। कितना हो जाएगा? 4। ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 4। ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस। वेट ऑफ मेटल वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय, अच्छा, इक्विवेलेंट मास का क्या फॉर्मूला है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का बोलो? 32 होगा। 2 ऑक्सीजन है, 16 16 32। वैलेंसी फैक्टर कितना? 4। अगर आप केवल 16 लोगे तो वैलेंसी फैक्टर, मतलब एक ही ऑक्सीजन लोगे तो 16 लोगे, और उस समय वैलेंसी फैक्टर कितना डालोगे आप? 2, क्योंकि एक O में कितने का चेंज आया? 2। O2 में कितने का चेंज आया? 4। समझ आ रहा है? पक्का? ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो भैया? वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू E/8। समझ में आया? ठीक। अच्छा, अब एक हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी शुरू में इक्विवेलेंट मास की। इट इज दैट पार्ट बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस which either displaces or combines with 1 part by mass हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए 1 क्या होता है उसका? एटॉमिक मास। 8 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 पार्ट, जबकि ऑक्सीजन के लिए कितना होता है एटॉमिक मास? 16। वहां हम लोग कितना ले रहे थे? 8। 8 क्यों ले रहे थे? क्योंकि उसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है? 8। समझ में आ गई बात? पक्का हो जाएगा? ये पहला हो गया। दूसरा मेथड, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, जैसे जिंक प्लस H2SO4 क्या बनता है बोलो? ZnSO4 प्लस H2। जिंक क्या है आपका? मेटल प्लस एसिड गिव्स क्या? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब मैं नहीं जानता कौन सा मेटल है और क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूं यहीं रहना है, कहीं और नहीं जाना है ना? यहीं रहना है। पता नहीं कहाँ चले गई थी MM फन सिटी है, कहीं चले गई थी ना? झूठ नहीं बोलना, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं।
मैं अपना वो देखना चाह रहा हूँ कि सही हूँ कि नहीं। कहीं चले गई थी ना? है झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलूंगा कुछ मैं। चले गई थी ना कहीं? देखो चले गई थी। भाई साहब ऐसे नहीं, आंखें देख लेता है मोहित साहब। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, अब कहीं नहीं जाना। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर एसिड बराबर मेटल सॉल्ट बराबर हाइड्रोजन। तो मेरे को बाकी सबसे मतलब नहीं, मैं सिंपल रखूंगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक। वेट ऑफ मेटल बराबर क्या? ई ऑफ मेटल बराबर वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन ई ऑफ हाइड्रोजन। ये हो गया आपका वेट ऑफ एम अपॉन वेट ऑफ एच बराबर इसका इक्विवेलेंट मास हो गया ई। अब इसका चाहिए मेरे को H2 का मोलर मास कितना होगा? 2। अच्छा, एसिड के अंदर कौन सा आयन होता है मेरे पास? H प्लस होता है ना एसिड में, H प्लस। यहां कौन से स्टेट में? 0। कितने का चेंज आया? 1। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बोलो? 1 इंटू 2। 2 से क्यों इंटू किया मैं? 2H है तो यहाँ 2 बाय क्या आ जाएगा? 2। तो अपना फाइनल क्या फॉर्मूला आ गया? वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन बराबर ई अपॉन। ठीक है, अब 1 क्यों ले रहे थे समझ में आया वहां? ठीक हो जाएगा। चलो दोनों नोट करो, फिर तीसरा मेथड देखेंगे। अच्छा मैं हाथ रख लिया, नहीं तो तू गई थी बेटा, जब से नहीं चल रहा था, और जैसे ही मैं चेंज किया वो तो चलने लगा। उसका स्टिकर मेरे को इरिटेट कर रहा है, तो मैं खाली हूं, खाली बैठे साफ कर लूंगा अभी क्वेश्चन देके। ये हो जाएगा, इसके बाद आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे। उधर का लिख लिए थे साहब? पक्का? इसके बाद आप लोग तीसरा मेथड खुद करने की कोशिश करेंगे। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड है ना। इसमें आप मेटल लेंगे, उसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे और क्या बनाएंगे? मेटल क्लोराइड। क्लोराइड क्या होता है? Cl-1। चलो कराओ, जल्दी से कराओ। हुआ क्या क्लोराइड फॉर्मेशन? आ गया तुम लोगों का? जल्दी से करो, चलो बाकी लोग। लिखना चाहिए, नंबर मिल जाता, कम से कम गिवन इवेंट तो लिखना ही चाहिए, गिवन तो लिखना ही चाहिए। हाँ जी, पता कैसे चलेगा क्या कर रहे हो भैया? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर क्या कर देंगे अपन? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन Cl2। ठीक है, वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल is equal to weight of chlorine upon equivalent mass of chlorine. Weight of metal upon weight of chlorine बराबर क्या आ जाएगा? E अपॉन क्लोरीन का मास 2 इंटू 35.5 हो गया। बैलेंसी फैक्टर, यहाँ क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? 0। क्लोराइड में क्या है? -1। कितने का चेंज आया? 1। क्या हो जाएगा इसका वैलेंसी फैक्टर? बोलो बेटा कितना? तो ये 2 से 2 कट गया, तो आपका फाइनल आंसर आ गया वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ Cl इज इक्वल टू E अपॉन 35.5। ठीक है जी, पक्का? बढ़ू मैं आगे? आगे तो सबका। चलो आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज लिखेंगे भैया, सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट, सॉल्ट मतलब होता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जैसे कि AB, आयनिक कंपाउंड आयंस में टूटता है, A+ और B-। क्या बनाता है? कैटायन और एनायन। समझ में आया? ठीक। इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्ट, सॉल्ट
इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायन। जितने टुकड़ों में टूट रहा है, जो जो कैटायन है, जो जो एनायन है, दोनों का इक्विवेलेंट मास। कैसे आया ये, आओ देखते हैं एक तो एग्जांपल में। MgCl2 कैसे टूटेगा बोलो? Mg+2 और 2Cl-। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? टोटल चार्ज ऑन आइदर कैटायन और एनायन कितना आ जाएगा? ये 2 आ गया। इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2 मोलर मास अपॉन 2 वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। मोलर मास कितना हो गया इसका? मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा? 24। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24 प्लस Cl का कितना होता है? 35.5 अपॉन कितना? 2। समझ में आया? पक्का? 35.5 इंटू 2 होता है 71। 24 और 71 कितना होता है भैया? 95/2। और आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं डिवाइड कर दे रहा हूं 47.5। ये उस फॉर्मूले से आ रहा है जो हम लोग पहले से जानते हैं। किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकालना हो, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब इस तरीके से अगर मैं निकालूं इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2 बराबर इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायन, तो मैं यहां क्या बोल सकता हूं? इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg+2 प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl-। इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg+2 कितना हो जाएगा? 24/2 हो गया। प्लस इसका कितना होगा बोलो? 35.5 बैलेंसी फैक्टर 1। 24/2 12 प्लस कितना आ जाएगा बोलो? 47.5। आ गया समझ में? तो या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं या ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से। ठीक है, इसको और नोट करो, फिर एक लास्ट वाले में यूज करेंगे, फिर अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं। बस अभी तक के अपन तैयारी कर रहे थे, बड़ा कंसेप्ट है, समय लगता है ना? हो गया क्या बेटा? अगला मेथड लिखेंगे इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन करने का, मेथड नंबर 4। बोलू मैं? इधर हो गया अनन्या, धान्या, त्रिषा लिखना, भैया लिखना। आओ अगला लिखेंगे। हो गया था ना? डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? है हाँ, एक्सचेंज हो जाएगा आयंस का। AB प्लस CD है नहीं, देखना A प्लस B माइनस C प्लस D माइनस। ठीक है, A किससे जुड़ जाएगा? D से। क्या बन जाएगा? AD प्लस CB। BC नहीं CB लिखेंगे क्योंकि C पॉजिटिव है, पॉजिटिव पहले लिखना चाहिए अपने को। समझ में आ गया? यहां अपने कुछ पता हो नहीं पता, अपने क्या पता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AB इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AD। आप कोई सा भी दो ले सकते हो, मैं ये दो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें A कॉमन है, कुछ एक तो कॉमन हो मेरे पास। समझ आ गई बात? ठीक, इसको कैसे लिखूंगा मैं? वेट ऑफ AB अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ AB। इसको क्या लिखूंगा? वेट ऑफ AD अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ AD। ये हो जाएगा वेट ऑफ AB अपॉन वेट ऑफ AD। इक्विवेलेंट मास ऑफ AB को मैं लिखने वाला हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ B, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायन। ठीक, अपॉन इसको क्या लिखूंगा मैं? इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ D। समझ में आया? अब कैसे यूज करेंगे मैं अभी बस सवाल कराने जा रहा हूं, आप नोट करो। अब अपन सवाल करेंगे, बनने लगेगा, चिंता नहीं करना। वैलेंसी फैक्टर समझ में आया कैसे निकालते हैं? अगर आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना आ गया तो आप अपनी क्लास में बैठे हुए ना जाने कितने % बच्चों से अच्छे हो। किसी को नहीं आता, सब बेवकूफ गधे घूम रहे हैं ऐसे ही। हमें भी नहीं आता सर। आपको ना ये थोड़ा देर ये हो जाए, बस क्वेश्चन हो जाए हमारे,
फिर आपको जो मजा आएगा ना, जिसकी इंतहा नहीं है। क्वेश्चन बनने लगेंगे अभी। हो गया, क्वेश्चन लिखेंगे भैया। 1.2 ग्राम 1.2 ग्राम of a metal 1.2 gram of a metal combines with 0.2 gram of oxygen find equivalent mass of metal। चलो आ गया, कितना आया? 48। और किसी का आ गया? तुम लोग का भैया? चल लड़कियों नहीं है, आओ। क्या बोल रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ई अपॉन 8। हो गया। वेट ऑफ मेटल कितना दिया है? 1.2 है ना, और वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है? 0.2 इज इक्वल टू क्या? ई अपॉन 8। डेसिमल हट जाएगा, 12/2 कितना बचेगा? 6। 6 इंटू 8 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू कितना आ गया? 48। समझ में आया भैया? ठीक, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। अगला सवाल लिखेंगे। 0.33 ग्राम 0.33 ग्राम of a metal displaces 0.33 gram of a metal displaces 0.01 gram hydrogen from dilute acid solution find equivalent mass of metal। हो गया क्या? आगे आंसर कितना है बोलो? 33। वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन बराबर क्या आ जाएगा? ई अपॉन 1। बहुत इजी। वेट ऑफ मेटल कितना दिया? 0.33 डिवाइडेड बाय 0.01 बराबर ई। कितना आ जाएगा आंसर बोलो? 33। इतना इजी है यार, है कुछ भी नहीं करना। अगला सवाल लिखो। A metal oxide contains 40% oxygen by its weight। A metal oxide contains 40% oxygen by its weight। Find out its equivalent mass। Metal oxide contains 40% oxygen by its weight। Find out its equivalent mass। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, आई एम ऑल्सो सक्सीडेड। एक स्टिकर निकल गया है, दूसरा वाला निकालना है बस। सारे लोग पता नहीं इतना क्या ताकत लगा के चिपकाते हैं, निकलता ही नहीं। अब अच्छा दिख रहा है बॉटल बस। आगे कितना है? 12 आ गया। क्या बोल रहा है देखो, सवाल में दिया मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में क्या क्या चीज होगा? है मेटल और ऑक्सीजन, और क्या होगा? मेटल और ऑक्सीजन। इसका कितना परसेंट दिया? 40। इसका कितना होगा? 60। इसका 100 ग्राम ले लो साल, तो इसका कितना होगा? और इसका कितना होगा? 40। हो गया, समझ में आया? वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ई बाय 8। वेट ऑफ मेटल की जगह 60 बाय 40 इज इक्वल टू क्या? ई बाय 8। ये 0 से 0 कट गया, ये 4 से ये 8 कट गया, 2 टाइम्स उधर भेज दोगे तो बोलो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा? 6 इंटू 2 बराबर 12। ठीक है, अगला लिखेंगे। A metal oxide contains
68% metal. Metal oxide contains 68% metal by its weight. By its weight, find E of M. समझ जाओगे ना कितना है? हाँ, मेरी गाड़ी में गया, किसकी गाड़ी में गया ये? हो गया क्या बेटा? क्या है बताओ? 17 आ गया सबका? बढ़ू मैं आगे? क्या भैया आ गया? भैया दीदी, दीदी उधर भैया, हाँ या ना? बचा है तो मैं करूं बोर्ड पे? अच्छा बढ़ूं आगे? आगे बढ़ो सर, हम आपके साथ हैं। अगला लिखेंगे 1.02 ग्राम of a metallic oxide, 1.02 gram of a metallic oxide contains 0.54 gram metal, contains 0.54 gram metal. Find equivalent weight of metal. Find equivalent weight of metal. 9 आएगा 9। क्या दिया है अब इस बार? मेटल ऑक्साइड, दो चीजें दी हैं, एक दिया है मेटल, एक दिया है ऑक्सीजन, मतलब दो चीजें होती हैं। इसका मास दिया 1.02 ग्राम, मेटल का मास दिया है 0.54 ग्राम। इसका मास कितना होगा है? माइनस करके निकाल लेंगे तो 1.02 माइनस 0.54 कितना आ गया? 0.48 ग्राम आ गया भैया। वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू E बाय 8। वेट ऑफ मेटल कितना हो गया आपका? 0.54 डिवाइडेड बाय 0.48 इज इक्वल टू E बाय 8। ये डेसिमल से डेसिमल उड़ गया। 8 के टेबल में कितना टाइम्स? 6 टाइम्स, 6 के टेबल में 9 टाइम्स। इक्विवेलेंट मास का वैल्यू कितना आ गया आपका? 9। समझ आ गया सबको? अगला लिखेंगे भैया, अगला लिखेंगे 1.35 ग्राम of a divalent metal, 1.35 gram of a divalent metal is converted into 1.88 gram, is converted into 1.88 gram of its oxide, 1.88 gram of its oxide. Find out equivalent mass of metal. क्या बोला मैं? क्या निकालने बोला? फाइंड आउट इट्स एंड इट्स एटॉमिक मास भी लिख लेना क्वेश्चन में। फाइंड आउट इट्स इक्विवेलेंट मास एंड इट्स एटॉमिक मास भी जोड़ लेना। आ गया बेटा? आंसर आ गया? क्या सवाल दिया था मैं? 1.35 ग्राम वाला, ठीक। डाइवेलेंट मेटल दिया 1.35 ग्राम डाइवेलेंट मेटल। ये डाइवेलेंट मेटल क्या है? डाइवेलेंट का क्या मतलब है? इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। समझ में आ गया? डाइवेलेंट मेटल इज कन्वर्टेड इनटू क्या? 1.88 ग्राम्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक, ये वजन बढ़ कैसे गया इसका? इसमें क्या आया? ऑक्सीजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बोलो? 1.88 माइनस 1.35 ग्राम। निकालेगा कितना है? 0.53 ग्राम। नाउ वेट ऑफ मेटल अपॉन क्या? वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू E बाय 8, है ना? तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ मेटल 1.35 अपॉन 0.53 इज इक्वल टू A बाय 8। डेसिमल हटा दो, 135 डिवाइडेड बाय 53। अब 53 तो किसी से कटेगा नहीं,
तो आओ फिर कहाँ लगे हो चक्कर में, आओ डिवाइड कर लेते हैं। 53 वन जा 53, 53 टू जा 106। कितने बढ़िया 53 तक का टेबल आता है। 15 में 6 गया 9, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा दो 0, कितनी बार जाएगा ये 5 बार चला जाएगा, 5 टाइम्स 53 इंटू 5 265, ठीक है। 50 इंटू 5 250 और 3 इंटू 5 15, कितना बचेगा यहाँ से 25। डेसिमल लगाए कितनी बार चला जाएगा 4 टाइम्स। तो ये आ गया आपका कितना भैया 2.54। 2.5 भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू 2.54 इंटू 8। किया गया किसी ने, कितना आ रहा है, नहीं किया, उससे 20 आया होगा, थोड़ा 20 से बड़ा आएगा। ये हो गया आपका 8 4 जा 32 43, है नहीं जी, वही होगा ना। और कितना कैरी और जाएगा 4 है, हाँ 20.3 आगे ऐसे ही 20.3। अच्छा, इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब बोलो मोलर मास, अच्छा इक्विवेलेंट मास कितना है मेरा 20.3, मोलर मास क्या है मेरा एटॉमिक मास, वैलेंसी फैक्टर कितना है इसमें 2, जो कि सवाल में दिया है डाइवेलेंट है, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा आपका भैया, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 20.3 इंटू 2, कितना आ गया 40.6। 40 भी आए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आ गया सबका, चलो एक क्वेश्चन और लिखो। बोलो 5.04 ग्राम 5.04 ग्राम of a metal carbonate produces 2.4 gram of its oxide upon thermal decomposition. Find equivalent mass of metal. Find equivalent mass of metal. ये थोड़ा सा महंगा सवाल है, थोड़ा मेहनत लगेगा इसमें, ट्राई करो मगर बन जाएगा। मैं करूं क्या बेटा, है रुक जाओ, भैया बोल रहा है रुक जाओ, मेरी गलती नहीं, नहीं मैं कर देता। एक बता देता हूं, इसके बाद वाला कर लेना, ठीक है। क्या आप नहीं बनेगा जबरदस्ती, मेरा भी मन रह जाएगा बताने का। क्या बोल रहा है, मेरे पास है मेटल कार्बोनेट, आपको नहीं आ रहा है समझ में तो लिखोगे तो समझ आने लगेगा। मेटल कार्बोनेट को गर्म करने से भाई ने क्या बना लिया है, मेटल ऑक्साइड। मेटल कार्बोनेट कितना है 5.04 ग्राम, और ये कितना दिया है 2.4 ग्राम, यही दिया है। अब मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं अगर दोनों में रिएक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड होगा। इसको क्या बोलूंगा मैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट को वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट अपॉन क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट समझते हो क्या होता है, क्या होता है कार्बोनेट, CO3 -3 -1 -2, ठीक है बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड अपॉन क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड। चल जाएगा। वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट कितना है 5.04, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड 2.4,
इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट। अलग अलग कर सकते हैं, अब भी कहीं पढ़े पीछे अपन लोग। अच्छा, वैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड। समझ में आया? अब निकाल लोगे इसका इक्विवेलेंट मास कार्बोनेट का, कैसे निकलेगा? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास कैसे निकलेगा? कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन का 48, 12 और 48 कितना हो गया? 60। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? ए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2, ऊपर दिख रहा है ना। इसका कितना आएगा? 16/2। समझ आ गया? चलो सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 50.4 डिवाइडेड बाय 24, मैं डेसिमल हटाया पहले तो। E प्लस इसका मास कितना है बेटा आपका? 12 प्लस 48 कितना आ गया? 60। 60/2 अपॉन E प्लस इसका मास, एक O का मास कितना होगा? 16/2 कितना आ जाएगा? 8। 2 के टेबल में काट लो, कितना? 12, 25.2, 6 कितना रहा है? 12.6। 3 से भी कट जाएगा यार, ये तो 3 से काट लू क्या? 2 और ये 42 और 2 से कट गया कितना? 21। 2.1 बराबर E प्लस 30 अपॉन E प्लस 8। अब कर लिया सॉल्व, कितना आंसर कर लोगे भैया? मनीजू सीधा E इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। पक्का? चलो भैया, तो ये इतना हो गया। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखेंगे बेटा। 1 ग्राम ऑफ अ मेटल नाइट्रेट, 1 gram of a metal nitrate after a series of reaction, 1 gram of metal nitrate after a series of reactions produces 0.86 grams of metal sulfate, produces 0.86 gram of metal sulfate. Find equivalent mass of metal. ठीक है, चलो ये घर से करके लाना, फिर अगली क्लास में नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये लास्ट का जो है ये जेई के लिए है और स्कूल के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। बोर्ड में नहीं पूछता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में लेकिन पूछता है। ठीक है ना? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा।